नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग डिस्कशन करेंगे सीबीएसई बोर्ड की क्लास 12 के मैथ्स के सिलेबस का कि हम लोगों की क्या अप्रोच होनी चाहिए इस सिलेबस को कवर करने के लिए। ठीक है, तो उससे पहले थोड़ा सा मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं, ये एचके ऑनलाइन ट्यूटोरियल की तरफ से आपको ये सिलेबस के बारे में बताया जा रहा है। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए, किसी भी कोर्स से किसी भी तरह की जानकारी चाहिए, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पे टेलीग्राम कर सकते हैं। अगर आपको प्रोफेशनली कोई बात करनी तो आप इसमें ईमेल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग के सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 के मैथ्स का सिलेबस क्या रहेगा। देखिए, जैसे कि आपको पता है, यहाँ पे सिलेबस को इतने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो फर्स्ट पार्ट है वो है रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, आप देख रहे हैं जो रिलेशन फंक्शन है ये 10 मार्क्स का आता है। एलजेब्रा है ये 13 मार्क्स की आती है। जो कैलकुलस है ये 44 मार्क्स का आता है। और जो वेक्टर है 3D डायमेंशनल ज्योमेट्री या 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री बोलते हैं इसको, ये 17 मार्क्स का आता है। लीनियर प्रोग्रामिंग वो 6 मार्क्स की आती है। और जो प्रोबेबिलिटी है वो 10 मार्क्स की आती है। अगर जब आप सबको ऐड करेंगे तो 100 मार्क्स होता है। अगर आप ये देखिए, सीधा सीधा जो रिलेशन फंक्शन है वो 10% आता है। 10% कवर करता है टोटल मार्क्स का। ये 13%, ये 44%। देखिए ध्यान से, जो कैलकुलस है ना वो अप्रोक्सीमेटली हाफ ऑफ द सिलेबस कवर कर रही है। मतलब 44 मार्क्स की कैलकुलस, और ज़्यादातर लोग को कैलकुलस में ही दिक्कत होती है। ठीक है, तो हम लोग को क्या अप्रोच रखनी चाहिए, तो हम लोग एक चीज़ और देखते हैं, आपको दिखाता हूँ। एक स्लाइड ये देखिए कि जो बोर्ड पेपर आता है उसमें किस तरह की क्वेश्चन सेट किए जाते हैं, किस तरह से मार्किंग सेट करी जाती है। तो ये देखिए, जैसे कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, जो वेरी शॉर्ट आंसर आते हैं, ये वो 4 क्वेश्चन आएंगे 1 मार्क्स के। ठीक है ना, तो टोटल आपके मार्क्स हो जाएंगे 4। कौन से? वेरी शॉर्ट वाले। फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, वो आते हैं 8। कितने? 8 क्वेश्चन आएंगे 2 मार्क्स के। तो 8 2 होता है 16 मार्क्स का ये कवर हो गया। फिर देखिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं जो कि 11 क्वेश्चन होंगे 4 मार्क्स के। तो 11 4 44 होता है। और एक होगा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जो सेकंड टाइप होता है, थोड़ा सा ज्यादा लॉन्ग, उसको कह सकते, थोड़ा सा बड़ा इससे। तो वो आता है 6 मार्क्स के 6 क्वेश्चन, जो कि होता है 36। अगर आप देखिए ध्यान से, ये 36 प्लस 44 80 होता है। तो 80 मार्क्स में का सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग आ रहा है। इसका मतलब ये है पेपर को आपको हल्के में नहीं लेना है। ठीक है ना। वेरी शॉर्ट 4 मार्क्स का आता है, शॉर्ट 16 मार्क्स का। तो टोटल 100 मार्क्स ये हो गए। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि सिलेबस को हम लोगों को किस तरह से कवर करना है। तो देखिए, आपको दिखाते हैं कि सिलेबस में क्या क्या है। रिलेशन एंड फंक्शन जो फर्स्ट यूनिट है उसमें आपको मिलेगा। देखिए, ये सबसे पहला चैप्टर होगा आपका रिलेशन, फंक्शन, बाइनरी ऑपरेशन और आईटीएफ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसमें से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो तो यही है, आईटीएफ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना आसान भी, समझ भी अच्छे से आ जाता है। और ये रिलेशन फंक्शन बहुत लोगों को जल्दी समझ में नहीं आता, लेकिन होता आसान है, टफ कुछ नहीं होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर आते हैं एल्जेब्रा में। एल्जेब्रा में देखिए मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट बहुत 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 इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा आसान। मेरे ख्याल से मैथ्स में सबसे ज्यादा आसान अगर कुछ होता है तो मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट ही होता है। ठीक है ना। फिर इसी का ही पार्ट है ये, एडजॉइंट ऑफ एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे आता है। तो आगे चलेंगे हम लोग, आगे देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे कैलकुलस के पार्ट में क्या क्या आ रहा है। कैलकुलस में आता है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, बिल्कुल बेसिक होती है। यहाँ से आप लोगों ने 11th में बहुत सारी चीजें पढ़ ली होंगी। डिफरेंशिएशन और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। इंटीग्रल कैलकुलस में क्या क्या है, इंडिफिनाइट इंटीग्रल, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, सम स्पेशल इंटीग्रल्स, और इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। इसी के पार्ट है, नाम से मत डरिएगा, कुछ नहीं है, सिंपल सिंपल सही है। फिर डिफिनाइट इंटीग्रल, एरिया बाउंडेड रीजन। ठीक है, ये सब इंटीग्रेशन के थ्रू ही किए जाते हैं। अब देखिए, फिर इंटीग्रेशन का एक पार्ट है जिसमें इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन लगभग दोनों का यूज होता है, उसको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें कि क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन एंड देयर फॉर्मेशन। फिर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल सेपरेबल, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपके मैथ्स का पार्ट है। एक स्लाइड और इसमें की और भी थोड़ा सा है सिलेबस। ये वेक्टर एल्जेब्रा, देखिए जो आपको जो यूनिट है वेक्टर एल्जेब्रा, इसमें से क्या होगा,
वेक्टर्स एंड देयर प्रॉपर्टीज, स्केलर एंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, क्रॉस एंड और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, और प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स। ठीक है, ये वेक्टर में आता है। फिर 3D ज्योमेट्री में देखिए क्या क्या आएगा, फंडामेंटल एंड 3D डायमेंशनल ज्योमेट्री। बिल्कुल फंडामेंटल है, एक तरह से इंट्रोडक्शन होता है ये। स्ट्रेट लाइन इन स्पेस और द प्लेन, इसके बारे में यहाँ पे बताया जाता है। फिर जो प्रोबेबिलिटी, ये भी बहुत आसान होता है, लेकिन बहुत ही आसान नहीं जितना आसान मैंने मैट्रिसेस के बारे में बताया था, डिटरमिनेंट्स के बारे में, लेकिन फिर भी आसान होती है। प्रोबेबिलिटी आएगा, प्रोबेबिलिटी का में अगला नेक्स्ट चैप्टर होगा आपका बायस थ्योरम के थ्रू जो प्रोबेबिलिटी को सॉल्व करेंगे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। जो लास्ट चैप्टर आपका होगा वो होगा लीनियर प्रोग्रामिंग। अगर इसको हम लोग देखें तो सबसे आसान में अगर आएगा सेकंड नंबर में तो यही आ जाएगा, लीनियर प्रोग्रामिंग आ जाएगी। ठीक है, अच्छा एक मैंने मोटी मोटी कैलकुलेशन करी है कि अगर हम लोग आज से कैलकुलेट करें 8 फरवरी 2021 तक के, तो हमारे पास दिन बचेंगे इतना। आप देख के डरिएगा नहीं, अगर थोड़ा बहुत डर लग रहा है तो अच्छी बात है, डरना तो कभी कभी जरूरी होता है। आप अगर देखेंगे तो 274 डेज, और मैंने जिस टाइम लिया उस टाइम से 10 घंटे और लगभग 22 मिनट्स बचे हुए हैं। तो ये 10 घंटे 22 मिनट को छोड़ दीजिए आप, तो देखिए आपके पास 274 डेज हैं। 274 डेज में आपको सारे सब्जेक्ट करने हैं, सारे, सिर्फ मैथ्स नहीं, सारे करने जो जो आपने ले रखे हैं। ठीक है, तो एक मैंने यहाँ पे एक प्लानिंग बनाई है, जैसे कि आप ये देखिए, आप ये देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा जो मैंने बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए रिलेशन एंड फंक्शन मैंने आपको बताया था, ये 10 मार्क्स का आता है। ठीक है ना, जैसे कि अभी मैंने बताया कि हमारे पास कितने दिन बचे हुए हैं टोटल, हमारे पास दिन बचे हुए हैं 274। मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा, अब हमारे पास दिन है 274। ठीक है ना, अगर 274 का हम लोग 10% ले तो लगभग 27 आता है। 0.4 को हटा दीजिए आप, सिर्फ 27 लेते हैं, तो हम लोगों को टोटल रिमेनिंग टाइम का 10% देना है रिलेशन एंड फंक्शन में। बहुत ध्यान से समझिएगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप आज से लेकर के अगले 27 दिन तक रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ रहे हैं, बिल्कुल नहीं इसका मतलब ये। तो इसका मतलब क्या है अभी बताता हूँ आपको। ऐसे ही अलजेब्रा में जो 13 मार्क्स की अलजेब्रा आती है, इसका मतलब ये होगा अलजेब्रा 13% आती है, तो टोटल टाइम का 13% अप्रोक्सीमेटली 35। ठीक है ना, मैंने अप्रोक्सीमेटली लिया है, पॉइंट छोड़ दिया है। फिर कैलकुलस 44% हमने कैलकुलस दिया, तो इसमें लगभग 120 दिन आपको देने पड़ेंगे, 120 डेज। 120 डेज आपको समझ में आ रहा होगा। 120 डेज लोगों को साल साल भर लग जाता है, कुछ लोगों को तो जिंदगी लग जाती समझने में। फिर वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री के लिए हमारे पास 17 मार्क्स आता है। 17 मार्क्स मतलब कि 17% होता है, और 17% अगर हम लोग निकालेंगे टोटल डेज का तो 46 डेज आते हैं। तो 46 डेज में हम लोग को ये कवर करना चाहिए। लीनियर प्रोग्रामिंग 6 मार्क्स की आती है, 6% टोटल डेज का निकालेंगे तो 16 आएगा लगभग, और प्रोबेबिलिटी 10 मार्क्स की आती है तो 10% 27 डेज। तो टोटल देखिए कितना हो गया 100 मार्क्स, और यहाँ पे 271। हम लोग के पास 274 डेज थे ना, लेकिन 3 दिन कहाँ के, 3 दिन आपकी छुट्टियों कहने के, दिवाली की छुट्टी, कोई बीमार कहीं कुछ होता है तो छुट्टियां होती हैं। अच्छा, तो हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए? देखिए 27 डेज का मतलब यह होगा कि आप यहाँ पे आपने इस चैप्टर को एक बार पढ़ा, फिर एक बार रिवीजन करा, फिर एग्जाम से पहले एक बार रिवीजन करा, ओवरऑल 3 बार पढ़ा। ठीक है ना, आपको इस चैप्टर को 27 डेज में 3 बार खत्म करना है। तो आप समझ में, अगर इसको 3 बार खत्म करेंगे 27 डेज में, तो 27 को अगर 3 से डिवाइड दिया जाए तो 9 आता है। तो ओवरऑल आपको इस चैप्टर को 9 डेज में खत्म करना है, स्टार्टिंग के 9 डेज में। बात समझ में आ रही है? आपको समझ में आ रहा होगा ना, इस तरह से करना है। ऐसे ही कैलकुलस को आपको एक साल में मतलब पूरे एग्जाम से पहले हमको लगभग 3 बार खत्म करना होगा। तो पूरी कैलकुलस को खत्म करने में हमको 40 डेज लग जाएंगे। बात सही है, 40 डेज लग जाते हैं, ज्यादा भी लग जाते हैं। बात समझ आ रही है ना आपको, किस तरह से खत्म करना है? ठीक है, तो आपको अपनी प्लानिंग बनानी चाहिए। ये मैंने आपको सिर्फ ओवरव्यू दिया है सिलेबस का। आपको अपनी स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। आप किसी की स्ट्रेटेजी मत फॉलो करिए, लेकिन आप इस मेरी स्ट्रेटेजी को बेस बना सकते हैं कि आपको किस तरह से इसको लेकर के चलना है सिलेबस को। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इसको, और उनका भी कुछ फायदा हो। थैंक यू।